अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पहले हम वेक्टर्स के जितने टॉपिक्स हैं वो सारे कर चुके हैं पीछे जितने हैं, और वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो चुका है। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इस वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा इसके बाद 2 और वीडियोस बनेंगी इसी टॉपिक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, या इसे कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट बी, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट। अब जैसे हमने पीछे डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि अगर 2 वेक्टर्स कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई हो कि उससे आने वाला एक स्केलर हो, वो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड हो, ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर 2 वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उससे आने वाला बी एक वेक्टर ही हो, तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को, ऐसे प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कुछ यूँ कि द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स of 2 vectors which gives a vector quantity is called cross या vector product। यानी कि अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर है और उसके साथ बी वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है और उसे आने वाला सी क्वांटिटी वो भी अगर एक वेक्टर हो, तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक क्रॉस से। जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में एक डॉट लगाया था 2 वेक्टर्स के दरमियान, वो उसकी रिप्रेजेंटेशन थी, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है क्रॉस। ठीक है, अब दूसरे तरीके से ज़रा डिफाइन करते हैं इसको कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज अ वेक्टर that is orthogonal या perpendicular to both the vectors। यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो असल में एक वेक्टर है ऑफ 2 वेक्टर्स इज अ वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होगा उन 2 वेक्टर्स के जो जिसका ये क्रॉस प्रोडक्ट है। यानी कि अगर ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो के सी दे रहा, तो जो सी है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा एंड यही सी बी के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। पहले हमने कहा क्या जाना कि 2 वेक्टर से आने वाला एक वेक्टर होगा, फिर क्या कि 2 वेक्टर से आने वाला एक वेक्टर तो होगा, लेकिन यही वेक्टर दोनों वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, अब कैसे परपेंडिकुलर होगा, क्यों होगा, वो आगे देखेंगे। फिलहाल इसको इतना जानो कि परपेंडिकुलर होगा। एक तीसरी डेफिनेशन लिखो, और यही असल डेफिनेशन है, यही असल चीज़ है क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज अ क्वांटिटी। Cross product is a quantity that depends upon 2 other quantities। ठीक है, 2 other quantities and also upon the angle between those 2 quantities। अब देखो ज़रा कि ये क्या कहता है। देखो, पहले तो ये कहता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक क्वांटिटी है। मान लो सी एक क्वांटिटी है, दैट डिपेंड्स अपॉन 2 क्वांटिटीज़, यानी कि ये डिपेंड करती है ए और बी के। डिपेंड करने से क्या मतलब, यानी कि ये ए बी का प्रोडक्ट है,
ठीक है। लेकिन बाद में कहता है कि सिर्फ उनका प्रोडक्ट नहीं बल्कि उनके दरमियान बनने वाले एंगल के साइन फंक्शन पे भी डिपेंड अगर करे तो ऐसी क्वांटिटी को हम इन दो क्वांटिटीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। यही है असल डेफिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट की। जैसे कि हमने पीछे देखा था, अगर मैं डी लिखूँ यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में कि अगर ये ए बी कॉस थीटा है तो डी क्या होगा, एक स्केलर होगा और वो इन दो क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन इनके अलावा इनके दरमियान बनने वाले एंगल के कॉस फंक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और इसको हम फिर क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। यानी कि अगर दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो और वो एक तीसरी क्वांटिटी दे और वो तीसरी क्वांटिटी उनके दरमियान एंगल के साइन फंक्शन पे डिपेंड हो तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रहे हों, वो एक तीसरी क्वांटिटी सी दे रहे हों और वो सी उनके दरमियान एंगल के कॉस फंक्शन पे डिपेंड करे तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। अब ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन क्यों हुए हैं, ये डेफिनेशन असल में ये बताता है, ठीक है, कि ये डिफाइन क्यों हुए हैं। देखो, अगर ए कोई वेक्टर है, अगर क्वांटिटी है, फ़िलहाल सिर्फ क्वांटिटी का, अगर ए कोई क्वांटिटी है और बी कोई क्वांटिटी है, उनके दरमियान कोई एंगल थीटा है। अब जाहिर बात है अगर कोई एंगल होगा दो क्वांटिटीज़ के दरमियान तो इसका यही मतलब है कि उन दो क्वांटिटीज़ का डायरेक्शन भी होगा कोई ना कोई। अगर डायरेक्शन ना हो तो थीटा कैसे बनेगा, ठीक है, एंगल फिर होगा ही नहीं। मतलब ए और बी तो है वेक्टर्स ये है वेक्टर क्वांटिटीज़ है। अब दो क्वांटिटीज़ के वेक्टर प्रोडक्ट को यानी कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में अब दो क्वांटिटीज़ के दरमियान अगर एंगल है और उनका हम प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं या मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो उससे जो क्वांटिटी आएगी मान लो सी क्वांटिटी आ रही है, ये क्वांटिटी वेरिएबल होगी, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में जैसे कि हम 2 × 5 करते हैं तो 5 दूने 10, यहाँ पे ये एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट चीज़ नहीं आती, ये वेरिएबल होगा और डिपेंड किस चीज़ पे करेगा, थीटा पे। अब थीटा पे कैसे डिपेंड करता है, तो इसके भी दो तरीके हैं। ये सी या तो थीटा के कम होने के साथ कम होगा, ये सी थीटा के साथ मतलब अगर थीटा कम हो तो ये कम होगा, या ये सी थीटा के कम होने के साथ ज़्यादा होगा। दो किस्म की डिपेंडेंसी हो सकती है। एक यानी कि इन्वर्स कह दो, इन्वर्स टाइप, ठीक है, कि अगर थीटा ज़्यादा हो तो सी कम होगा, अगर थीटा कम हो तो सी ज़्यादा होगा। और दूसरा एक डायरेक्ट किस्म का कहो कि अगर अगर थीटा ज़्यादा होता है तो सी भी ज़्यादा, और अगर थीटा कम तो सी भी कम। इसी दो डिपेंडेंसीज की वजह से क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया, ठीक है। यानी कि अगर थीटा कम हो, बी को हम ए के क्लोज लाएं और सी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाए, सी का मैग्नीट्यूड बढ़ने लग जाए, ठीक है, तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को यानी कि इनसे ये इनका प्रोडक्ट ही है ना, तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। अगर थीटा कम हो रहा है, सी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा, तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। अब मैग्नीट्यूड कितना बढ़ेगा तो वो कॉस फंक्शन, ठीक है, कॉस फंक्शन हमें बताएगा। कॉस फंक्शन बताएगा कि कितना सी वेरी करेगा, कितना ज़्यादा करेगा। यानी कि यहाँ से मैं थीटा को अगर हाफ़ करूँ तब सी क्या हाफ़ होगा या इससे थोड़ा सा कम इजाफा होगा सी में, ये सारा कॉस फंक्शन बताता है फिर। और दूसरा कि अगर बी को मैं दूर लेके जाऊँ, ए से दूर लेके जाऊँ और जो सी है उसका मैग्नीट्यूड तब बढ़े, ऐसी मल्टीप्लिकेशन को ए और बी के हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे
एक और बात कि जो ए बी साइन थीटा है, ए और बी को तो हमने मान लिया कि ये वेक्टर्स हैं क्योंकि इनके दरमियान कोई एंगल है, लेकिन क्या सी वेक्टर होगा? हाँ, क्योंकि ऊपर बताया गया है कि सी भी एक वेक्टर होगा। तो अगर सी कोई वेक्टर है तो इसका कोई डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल ज़रा ये देखो कि ये मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड है क्या चीज़? सी का मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है? अगर ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, और यहाँ पे हम ए बी साइन थीटा इन दो वेक्टर से फाइंड करना चाहें तो ए बी साइन थीटा क्या होगा? ए बी साइन थीटा क्या होगा? अगर ये थीटा है तो क्या मैं इसको बी साइन थीटा लिख सकता हूँ? क्या ये बी साइन थीटा होगा? बिल्कुल। और अगर मैं ए का यहाँ पे प्रोजेक्शन देखूँ तो ये ए कॉस थीटा, और इसका अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखूँ बी के साथ तो वो ए साइन थीटा होगा। यानी कि ये ए साइन थीटा और ये वाला बी साइन थीटा। मतलब कि ये जो चीज़ है, ये जो मैग्नीट्यूड है वो ए का मैग्नीट्यूड और साथ में बी का वो कंपोनेंट जो ए के साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि बी साइन थीटा, उनका प्रोडक्ट है। ए का मैग्नीट्यूड और बी का वो कंपोनेंट जो ए के साथ परपेंडिकुलर है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि बी का मैग्नीट्यूड और ए का वो कंपोनेंट जो बी के साथ परपेंडिकुलर है, इन दोनों से एक ही चीज़ आएगी। इसको वहाँ पे लेके शिफ्ट कर सकते हैं, बी को पहले लिख सकते हैं, एक ही बात। लेकिन ये देखो कि ये मैग्नीट्यूड है क्या चीज़। देखो अगर इस वाले इसको मैं विड्थ मान लेता हूँ, इसको लेंथ, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या इससे ये एरिया नहीं बनेगा? यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल? जिसका लेंथ ए है और जिसका विड्थ बी साइन थीटा है। मतलब कि जो सी है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वो एक एरिया है। क्यों? हमने देख लिया कि असल में ये एक एरिया ही होता है, ए और बी साइन थीटा एरिया ही होता है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है जो कि यहाँ पे बन रहा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, इससे यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। इस पैरेललोग्राम का एरिया भी हो सकता है, लेकिन है ये एरिया ही, चाहे ये एरिया हो या ये वाला हो, ठीक है, ये वाला हो। ये तीनों एरियाज़ मैग्नीट्यूड में सेम होंगी, एक ही चीज़ है, चाहे ऐसे लिखो, ऐसे बनाओ, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो हमें इतना मालूम हो गया कि सी एक एरिया होगा, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट एक एरिया होता है। लेकिन क्या एरिया क्या इस पे डिपेंड करता है कि उसका थीटा, यानी कि उसके दो साइड्स हमने कितने क्लोज किए? क्या उस पे डिपेंड करता है? क्योंकि एरिया को तो अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे थे कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यही होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नहीं, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और साथ में साइन थीटा भी होता है, अगर किसी को आता हो। साइन थीटा क्या है? उनके दो साइड्स, यानी कि पैरेललोग्राम के दो साइड्स के दरमियान एंगल, और उसके साइन फंक्शन पे डिपेंड करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे? देखो, अगर पैरेललोग्राम मतलब अगर इसके दो साइड्स को हम क्लोज लाना चाहें तो इसका एरिया कम होते होते आखिर में अगर बी को बिल्कुल ही क्लोज लाया जाए तो इसका एरिया बिल्कुल ही कम होते होते आखिर में ज़ीरो हो जाएगा। एक सेकेंड देखो डिमॉन्स्ट्रेशन। अगर ये इसके वॉल्यूम को मान लो, ठीक है, ये एक डब्बा है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट तो वैसे भी वेरी नहीं कर रही, एरिया ही हम वेरी कर सकते हैं, वो भी एंगल के साथ। अगर इसको ए वेक्टर मानो और इसको बी वेक्टर मानो,
अगर मैं इन दो वेक्टर्स को क्लोज लाना चाहूँ यानी कि एंगल डिक्रीज़ हो तो आखिर में जब ये पैरेलल हो जाएं तो एरिया बिल्कुल ही ख़त्म, ज़ीरो। यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिपेंड करता है, देखो ये कम होते 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 ज़ीरो हो गया। अब ये पैरेललोग्राम है, इसके साइड्स क्लोज आ गए तो इसका एरिया कम हो गया, और क्लोज और कम, और जितना दूर लेके जाएंगे उतना ही ज़्यादा होते होते जब इससे कंप्लीट एक रेक्टेंगल बनेगा तो इसका मैक्सिमम एरिया हो जाएगा। यानी कि एरिया डिपेंड करता है साइन थीटा पे, मतलब एरिया एक वेक्टर प्रोडक्ट है दो लेंस का, बल्कि वेक्टर प्रोडक्ट है ही एक एरिया। हमेशा दो वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट से, क्रॉस प्रोडक्ट से एक एरिया ही आएगा। ठीक है, इतना हम समझ गए। लेकिन यहाँ पे सी तो एक वेक्टर है और हमने आज तक कभी ये नहीं सुना कि एरिया एक वेक्टर है। क्या सुना है? नहीं, शायद ही किसी ने सुना हो। तो अभी तक तो हमने जो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड किया, जो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया, जो स्क्वायर का एरिया फाइंड किया, उसमें हमने ये कभी नहीं कहा कि इसका डायरेक्शन किधर है। डायरेक्शन उसके साथ हमने कभी नहीं लिखा, ना किसी ने बताया। क्यों? एरिया तो एक वेक्टर होना चाहिए इस डेफिनेशन के मुताबिक। तो देखो अभी तक वो हमने इसीलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे, उसको डायरेक्शन देने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन इसके बाद जब आप आगे जाओगे रोटेशनल मोशन में ख़ास तौर पर, वहाँ पे एरिया को एज अ वेक्टर मान के हमें बहुत ही ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी, और अगर स्केलर माने तो बिल्कुल ही नहीं, यानी कि एरिया का कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। तो सारा डिपेंड करता है एप्लीकेशंस पे। एरिया की एप्लीकेशंस आगे ऐसी होंगी कि जिसको अगर एरिया एक वेक्टर मान ले तब ही उसको अप्लाई कर सकते हैं उन जगहों पर, वरना तो एज आ स्केलर हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसी वजह से एरिया को एक वेक्टर मान रखा है। ठीक है, एक वेक्टर माना गया है। आगे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ोगे, जो कि होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। अब अगर एरिया को हम एज अ वेक्टर ना माने तो क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो सकता है? नहीं। देखो वहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ोगे तो अगर ये कोई एरिया है, ये बाद में पढ़ोगे, फ़िलहाल सिर्फ समझा रहा हूँ, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की यूँ डायरेक्शन है, तो यहाँ पे अगर हम इस एरिया को ऐसे रोटेट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कम होगा। यानी कि एरिया का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ उसके रोटेशन से इसका मैग्नीट्यूड कम होते होते जब ये प्लेन, एरिया का प्लेन बिल्कुल ही इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो हो जाता है। ये आप आगे पढ़ोगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना। तो मतलब एरिया को यहाँ पे अगर एक वेक्टर माने तभी हमें फ़ायदा हो सकता है, तभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, वरना तो नहीं। तो ये इसीलिए एक एरिया को एक वेक्टर कहा जाता है। आज के बाद आपने भी एक वेक्टर कहना है, एरिया को वेक्टर कहना है, क्योंकि एरिया की एप्लीकेशंस ही वेक्टर की सूरत में है। एज अ स्केलर उसको कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब एरिया एक वेक्टर तो हो गया, इतना भी हमें मालूम हो गया। लेकिन वेक्टर का डायरेक्शन भी होता है। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? देखो डायरेक्शन के लिए एक तो सेकंड डेफिनेशन को अगर आप देखो तो सेकंड डेफिनेशन में हमें ये बताया गया है कि जो सी वेक्टर है वो दोनों वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसके साथ सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर कब हो सकता है सी वेक्टर? देखो इसकी सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं सी वेक्टर की, दोनों वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर होने की। पहले अगर सेम प्लेन की बात करें, जिस प्लेन पे ये दो वेक्टर्स लाई करते हैं, इस बोर्ड को मान लो फ़िलहाल ये एक प्लेन है और इस प्लेन पे दो वेक्टर्स लाई करते हैं, तो सी कभी भी इस प्लेन पे तो नहीं आ सकता।
अगर दोनों के परपेंडिकुलर भी हो और इस प्लेन पे भी आए, ये कभी नहीं हो सकता। सी स्पेस में होगा और स्पेस में भी इसके सिर्फ दो डायरेक्शंस हो सकते हैं, एक बिल्कुल इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन और दूसरा बिल्कुल इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, यानी कि इसका एक डायरेक्शन इनटू द बोर्ड और एक डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड हो सकता है, दो पॉसिबल डायरेक्शंस। यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट के क्रॉस प्रोडक्ट के दो डायरेक्शंस हो सकते हैं, सिर्फ एरिया के सिर्फ दो डायरेक्शंस हो सकते हैं। और वो दो कौन से होंगे? ये एरिया है, इसका एक डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन होगा, एक डायरेक्शन इनटू द प्लेन होगा, दो डायरेक्शंस हो सकते हैं। अब दो डायरेक्शंस क्यों होंगे, एक डायरेक्शन क्यों नहीं? तो ये अभी जब मैं लॉज पढ़ाऊँगा क्रॉस प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, ये बराबर नहीं है, ये अभी देखेंगे। और अगर ये बराबर होता तो एरिया का सिर्फ एक ही डायरेक्शन बचता हमारे पास, ठीक है, एक ही डायरेक्शन होता, लेकिन ये चूँकि पॉसिबल नहीं है इन दोनों का बराबर होना, तो ए क्रॉस बी यानी कि ए क्रॉस बी से एक वेक्टर आएगा और बी क्रॉस ए से एक दूसरा वेक्टर आएगा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा इसी प्लेन के, लेकिन पहले वाले वेक्टर के जो ए क्रॉस बी से आया था उसके बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल होगा। मैग्नीट्यूड में तो सेम, वो तो हमने देख लिया कि ए बी साइन थीटा और बी ए साइन थीटा ये एक ही चीज़ है। मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो सकते हैं। तो एरिया की दो पॉसिबल डायरेक्शंस हैं। अगर ए क्रॉस बी करना है तो थंब रूल को यूज़ किया जाता है यहाँ पे। अगर ए क्रॉस बी करना है तो फिंगर्स को कर्ल करना है फ्रॉम ए टू बी। अगर ए क्रॉस बी करना है ऐसे कर्ल करके जो थंब होगा वो हमें डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। ये कर्ल करके थंब अपवर्ड है तो इसका मतलब ए क्रॉस बी अपवर्ड होगा और जो बी क्रॉस ए है वो इनटू द बोर्ड डाउनवर्ड ऐसा होगा। अब ये थंब रूल यूज़ किया जाता है डायरेक्शंस के लिए। जो ए क्रॉस बी है वो अपवर्ड क्यों है, तो ये कन्वेंशन है एंटी क्लॉकवाइज अगर किसी चीज़ को रोटेट करें, रोटेशनल मोशन में पढ़ोगे, आगे टॉर्क में भी बताऊंगा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो तब डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होगा। ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन बस कहा गया है सिर्फ, बाकी कोई प्रूफ वगैरह इसकी कोई चीज़ नहीं है, कन्वेंशन कहा गया है तो बस है। अब क्या इसके लॉज क्या हैं, कौन से लॉज को ओबे करता है, कौन सी लॉज को नहीं, वो देखते हैं। पहला कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? ये ऑर्डर बताता है। अगर a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई a के बराबर है तब ये कम्यूटेटिव है, अगर नहीं तो ये कम्यूटेटिव नहीं, इतना तो हम जानते हैं। अब क्या वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है या नहीं? तो पहला जवाब कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव है, एंटी कम्यूटेटिव। अब ये क्या चीज़ है? देखो जो a क्रॉस b होगा वो b क्रॉस a के बराबर तो नहीं, लेकिन जो a क्रॉस b है वो माइनस b क्रॉस a के बराबर होगा, ये इक्वल है। इसे कहा जाता है एंटी कम्यूटेटिव, यानी कि जो a क्रॉस b है वो नेगेटिव ऑफ b क्रॉस a के बराबर है, एंटी कम्यूटेटिव, उलट। दूसरा लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हाँ, वेक्टर्स प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करते हैं, यानी कि अगर कोई a क्रॉस b प्लस c की फॉर्म में कुछ u है तो ये बराबर होगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c के,
ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर को नहीं छेड़ना क्योंकि कम्यूटेटिव तो ये नहीं है, तो बी क्रॉस ए नहीं कर सकते, बाकी ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। तीसरा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव है या नहीं? तो एसोसिएटिव लॉ पहले है क्या ये जानो। अगर तीन वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों यानी कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो, ठीक है, और यहाँ पे हम पहले बी क्रॉस सी को मल्टीप्लाई करें और दूसरी बार ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करें और बाद में फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करें, अगर ये चीज़ बराबर है तो ये एसोसिएटिव, और अगर नहीं है तो एसोसिएटिव नहीं होगा। और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एसोसिएटिव नहीं होता। यानी कि अगर पी क्रॉस सी से पहले इनको मल्टीप्लाई करें, इसे एक वेक्टर आएगा, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो इसके बराबर नहीं होगा कि जब हम ए क्रॉस बी करें पहले और उसको सी के साथ बाद में मल्टीप्लाई करें। ये चीज़ बराबर नहीं होगी, एसोसिएटिव नहीं है। और इसी तरह जो अगर बात करें तीन वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की, तो हाँ, तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता था, हमने देखा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। और कैसे हो सकता है कि पहले आपने स्पेसिफाई करना होगा कि कौन से दो वेक्टर्स पहले मल्टीप्लाई हों। अगर कोई चीज़ कुछ यूँ लिख के नज़र आए आपको ऐसी, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बंदा पहले इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकता है, इन दोनों को भी क्रॉस प्रोडक्ट इनका ले सकता है। तो तीन वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन इनका क्रॉस प्रोडक्ट तभी हो सकता है अगर स्पेसिफाई किया हो कि कौन से दो वेक्टर्स को पहले मल्टीप्लाई करना है। और इससे आने वाला भी एक एरिया ही होगा। अगर तीन कुछ यूँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसे एक एरिया ही आएगा, ठीक है। इन दोनों से एक वेक्टर, उसका एक ही डायरेक्शन होगा, वो इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक रिज़ल्ट के तौर पे एक वेक्टर हो देगा और वो वेक्टर एक एरिया होगा। तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से एक एरिया ही आता है, ठीक है। आगे ज़रा और क्या है इसमें, स्पेशल केसेस। हाँ, स्पेशल केसेस और जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। स्पेशल केसेस में अगर थीटा हो 90, ठीक है, थीटा 90 हो तो ए क्रॉस बी ए बी के बराबर होगा, क्योंकि साइन ऑफ 90 1 होता है। यानी कि अगर एंगल 90 हो तो तब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट होता है। अगर थीटा 0 डिग्री हो तो साइन ऑफ 0 कितना होता है 0, तब ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए 0 होगा। अगर थीटा 180 है तो तब भी 0 ही होगा, यही चीज़ बिल्कुल। और तो कुछ है ही नहीं। और क्या स्पेशल केसेस हो सकते हैं, वैसे 2 होते हैं लेकिन मैंने तीसरा भी लिख लिया। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की। तो अगर सेम यूनिट वेक्टर्स हो i क्रॉस i, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 0, और अगर डिफरेंट हो यानी कि i क्रॉस j, तब आपने सोचना ये है कि मैं इसको पहले तो इससे एक सेकेंड पहले तो इससे जो थर्ड यूनिट वेक्टर है वो आएगा, ये k, ये j, ये i, ये माइनस j, ये माइनस k, ये माइनस i। अब यहाँ पे राइट हैंड को इस्तेमाल करना है। अगर i क्रॉस j हो रहा, i क्रॉस j, तो ये i है, ये j है, ये मल्टीप्लाई होके क्या दे रहे हैं माइनस k आएगा। तो जो तीसरा यूनिट वेक्टर है वही, लेकिन माइनस में होगा या प्लस में, तो वो आप राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे। तो यहाँ पे माइनस k आ रहा। और अगर j क्रॉस i करें, j क्रॉस i, तब क्या आएगा, j क्रॉस i से वो उस डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव, तब k आएगा। और इसी तरह k क्रॉस i अगर करें, k क्रॉस i, तो इससे क्या आएगा, k क्रॉस i
ये मल्टीप्लाई होके नेगेटिव जे दे रहे हैं, नेगेटिव जे दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपने इस तरह से ऑर्डर को देखना है, ठीक है, आई जे और यहाँ पे के। अगर आई जे छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, फिर जे से के की तरफ और फिर के से आई की तरफ इस डायरेक्शन में, तब माइनस आएगा, ठीक है, थर्ड यूनिट वेक्टर होगा और माइनस में आएगा। अगर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, थर्ड होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये साइकिल याद रखो, फिर समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म। बाकी जितना कुछ रहता है क्रॉस प्रोडक्ट में वो अगली वीडियो में, और उसके बाद फिर इसके MCQ एक तीसरी वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।